उनमें जीवित रहने के संबंध में उदाहरण, इसके बारे में बात की। और ये कहा है कि एक व्यक्ति जिसके बारे में दर्शित किया गया कि वो आज से 30 वर्ष पहले तक जीवित था, उसके बारे में ये माना जाएगा कि वो आज भी जीवित है। और ऐसा मानने का जो आधार है, वो आधार ये लिया गया है कि प्रकृति में चीजें जिन जिन दशाओं में हैं, अगर किसी बाह्य बल का हस्तक्षेप न हो तो वे उन्हीं दशाओं में बनी रहेंगी। तो अगर एक व्यक्ति आज से 30 साल पहले जीवित देखा गया, तो 30 साल को इतना अधिक समय नहीं है कि उसकी मृत्यु की अवधारणा ये की जाए। ये माना जाएगा कि वो आज की तिथि तक जीवित है। लेकिन ये थोड़ा असामान्य, अस्वाभाविक। ये जरूर है कि आदमी 30 वर्ष जीवित हो और उसके जीने का कोई पॉजिटिव साइन ये ना मिले। ये थोड़ी अस्वाभाविक बात जरूर है। इसीलिए इस उपधारणा को बड़ा कमजोर उपधारणा ये माना जाता है। और ये कहा जाता है कि जो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 111 है और पुराने में 108, उसके मुताबिक ये साबित करके कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने उसके जीवित होने की दशा में उसके बारे में निश्चित सुना होता, उन लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। आप इस उपधारणा का खंडन कर सकते हैं। लेकिन यही एक बात है, और वो बात यह है कि कानून में जो शब्द लिखे होते हैं वो शब्द एज सच लागू होते हैं। 108 की उपधारणा उत्पन्न हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि उन लोगों का साक्ष्य न्यायालय के सामने आना ही चाहिए जिन लोगों का साक्ष्य ये साबित कर सकता है कि उन लोगों ने स्वभावतः उसके बारे में अवश्य सुना होता अगर वो जीवित होता। मीनिंग देयर बाय, अगर कोई ऐसे लोग हैं ही नहीं, व्यक्ति अकेला है, तो 108 की उपधारणा लागू हो ही नहीं सकती। 108 की उपधारणा कहती क्या है कि वे लोग जिन्होंने उसके जीवित होने की दशा में उसके बारे में सुना ही होता, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। इसके मतलब 108 की उपधारणा उत्पन्न हो, इसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट है कि ऐसे लोग होने चाहिए जो संबंधित व्यक्ति के बारे में कुछ सुनते, और वैसे लोग आए। फिर अगली बात कि उन लोगों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। अगर वैसे लोग हैं किंतु न्यायालय के समक्ष आए नहीं, ये वैसे लोग हैं ही नहीं, तो 108 की उपधारणा उत्पन्न नहीं होगी। भाई 108 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति मर गया, ये मानेंगे कब हम? क्योंकि सवाल उपधारणाओं का है, वास्तव में कुछ घटित हुआ या नहीं घटित हुआ है तो पता ही नहीं। भाई उपधारणा का अर्थ ये तो नहीं है कि वैसा हुआ ही है। ये तो उपधारणाएं तो हम सुविधा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। ये तो एक लीगल सिचुएशन है, क्योंकि बहुधा वही होता है जिसके बारे में उपधारणा की जाती है। भाई ठीक है, एक पेपर उस प्रारूप में प्रस्तुत किया गया जिस प्रारूप में किसी दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत होती हैं, उसी प्रारूप में है वो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर
जो मूल रूप से है वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। आपके पास जो कुछ होता है वो तो सुप्रीम कोर्ट की प्रति, ठीक है, ऑर्डर की प्रति यही होती है, और वो उसी प्रारूप में होती है जिस प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की प्रतियां होती हैं। तो 100 में से 99 मामलों में ऐसी प्रतियां जब प्रस्तुत की जाती हैं तो वे असली ही होती हैं, लेकिन 1% नकली भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नकली ये बनते भी है। ऐसा नहीं होता कि हर बार जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की प्रति तात्पर्यित होने वाली कोई प्रति यह प्रस्तुत की जाए तो वो आवश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की प्रति हो ही, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन चूंकि 99% मामलों में ऐसा ही होता है, इसलिए एक अवधारणा उत्पन्न होती है कि जो प्रति सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की प्रति के तौर पर प्रस्तुत की गई है वह असली है, जब तक कि वह असली नहीं है यह साबित नहीं कर दिया जाता, और उसे साबित करने का भार उसी पर रखा जाता है जो ये कहता है ये नकली है, क्योंकि उस प्रति के नकली होने के संबंध में उसके पास ही विशेष जानकारी होगी। लेकिन यह कोई कानून नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की प्रति प्रतीत होने वाली कोई भी दस्तावेज अगर प्रस्तुत होगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही माना जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। ठीक है, यही एक दिक्कत है आम आदमी, ठीक है, और जुरिस्ट की सोच में। आम आदमी इसी रूप में सोच रहा है। उन्होंने कहा ये टीचर है, उन्होंने मान लिया ये टीचर है। क्यों? वो टीचर के प्रारूप में है। लेकिन टीचर तत्व में भी तो कुछ होता है। टीचर तत्व में वो है जिसके पास विषय का ज्ञान है। अगर विषय का ज्ञान नहीं है तो ये टीचर के प्रोफेशन में है, लेकिन ये टीचर नहीं है। तात्विक तौर पर टीचर कुछ होता है तो उपधारित जिन तथ्यों को कर लिया जाता है वे वास्तविकता नहीं होते। उपधारणा तो सुविधा के नाते है, क्योंकि जिन तथ्यों को उपधारित किया जाता है 99% मामलों में वे तथ्य वैसे ही होते हैं जैसा उपधारित करने का विधायी निर्देश होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप उपधारित कर लें, लेकिन उपधारणा का अर्थ यह तो नहीं हुआ कि तथ्य पूर्णता साबित हुए और फिर हम कुछ उपधारित कर भी लें। तो उस उपधारणा के लिए जिन स्थितियों के मौजूद होने की पूर्व कल्पना की गई है, वे स्थितियां तो कम से कम हो। अगर वे स्थितियां ही नहीं तो आखिर क्यों कुछ उपधारित हो? 108 कहता है कि वे लोग जिन्होंने उसके बारे में सुना ही होता, अगर ये कहें कि हमने कुछ नहीं सुना तो ये उपधारित होगा। तो ऐसे लोग जो उसके बारे में सुनते, आप लाइए तो, अगर आप ला ही नहीं सकते तो मृत्यु की उपधारणा क्यों हो? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सिद्ध करिए कि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु की उपधारणा
किए जाने के संबंध में आप न्यायालय से मांग कर रहे हैं, उसके संबंध में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किन्हीं भी कारणों से उसके बारे में सुना ही होता, आवश्यक नहीं है वे उसके संबंधी हो। संबंध एक कारण है उसके बारे में कुछ सुनने का, ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट प्रूव दैट देयर इज समवन हु हैज सच ए रिलेशन विद दैट पर्सन, ठीक है, और उस व्यक्ति ने कुछ सुना ही नहीं, जबकि निश्चित तौर पर सुना होता। क्यों? उसका ऐसा संबंध है उससे, और उसने कुछ नहीं सुना, और 7 साल बीत गए और उसने कुछ नहीं सुना। इसका मतलब यह हुआ कि आप न्यायालय को यह सबूत देंगे कि उसने सुनने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं सुना, मीनिंग देयर बाय ड्यू इंक्वायरी यह भी की गई और फिर भी उसके जीवित होने का कोई सबूत यह नहीं मिला, लेकिन इसके बाद भी वो जीवित हो सकता है। इसलिए सिर्फ उपधारणा होगी, ठीक है, और उपधारणा सुविधा का सवाल है। उपधारणा तथ्यात्मक निष्कर्ष नहीं है, ये सिर्फ सुविधा का प्रश्न है। मामलों को हल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मान लेंगे कि वो मर गया। अगर किसी मामले में व्यक्ति की मृत्यु को इस्टेब्लिश करना मामले में सफलता के लिए जरूरी हो, तो उसमें आपकी ये उपधारणा कोई मदद नहीं कर सकती। अभियुक्त इसके दोष को बियॉन्ड द ऑल रीजनेबल डाउट्स साबित करना होगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि अभियुक्त की द्विविवाह के लिए दोष सिद्धि ये हो, और आप क्या कर रहे हैं? जो मुकदमा दिया है आपकी किताबों में लेडी है, उसने क्या किया? अपने पति को छोड़ दिया, और पति को छोड़ देने के बाद 4 साल बाद शादी कर ली, ठीक है। पति को छोड़ा और पति को छोड़ने के 4 साल बाद शादी कर ली दूसरी, और पति के बारे में बरसों बरस कुछ नहीं सुना गया, उसके बारे में द्विविवाह का अभियोजन हुआ, क्योंकि पति को छोड़ा और जिस दिन शादी की इसके बीच 4 बरस का अंतर है, और पति को छोड़ने के बाद पति के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने भी कुछ नहीं सुना। यह कहा गया कि पति आज भी जीवित है। क्यों? इसलिए क्योंकि 4 वर्ष पहले आपने उसे छोड़ा है और 4 वर्ष बाद आपने दूसरी शादी कर ली। कानून यह है, हालांकि यह मुकदमा इंग्लैंड का है, लेकिन इंग्लैंड के जो न्यायिक निर्णय हैं उन्हीं के आधार पर हमारी धाराएं ये बनी। इसलिए वे न्यायिक निर्णय हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ये प्रतिपादित करते हैं, और उन न्यायिक निर्णयों की सहायता से हम अपने कानूनी स्थितियों को, अपने कानूनों को समझने का प्रयत्न ये करते हैं, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो और चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट हो। अब ये लेडी है, 4 साल बाद इसने दूसरी शादी कर ली। जो विचारण न्यायालय है उसने ये कहा कि लेडी दोष सिद्ध होगी,
क्यों माना यह जाएगा कि इसका पति जीवित है? इसलिए माना जाएगा क्योंकि 4 वर्ष पूर्व इसने उसे छोड़ा और उसके छोड़ने के दिनांक से आज के दिनांक तक उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन 30 वर्ष तक वो जीवित है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, ये बात तो मानी ही जाएगी कि वो जीवित है, इसलिए वो जीवित है। अब जो अपीलेट कोर्ट है उसने क्या किया? उसने इस बात को नहीं माना। उसने कहा लेडी दोषमुक्त होगी। कारण उसने बताया कि जो 30 वर्ष की उपधारणा, ठीक है, व्यक्ति जिसके बारे में 30 वर्ष पहले, ठीक है, जीवित होने का सबूत आया है, मतलब 30 वर्ष के भीतर किसी ने कहा है कि वो जीवित था, वो मर गया है, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, बल्कि ये माना जाएगा कि वो जीवित है। तो इस लेडी का पति जीवित है, ये विचार न्यायालय ने स्वीकार किया। लेकिन अपीलेट कोर्ट का मत है कि ये स्वीकार करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ पॉजिटिव एविडेंस जरूर आना चाहिए, क्योंकि दांडिक मामले हैं, मामले दांडिक है। यहां मृत्यु या जीवन इसके इस्टेब्लिश होने पर दंड यह मिलेगा, और जो दंड की लायबिलिटी है वो जिस तथ्य पर आधारित है उस तथ्य को युक्ति युक्त संदेहों के परे यह साबित करना पड़ेगा। द्विविवाह के मामले में उपधारणाओं के आधार पर काम नहीं हो सकता। मामला दीवानी हो तब तो आप उपधारणा के आधार पर काम कर लें, या दांडिक मामले में भी प्रक्रिया संबंधी सवाल ये पैदा हो रहा हो। एक मामले में मामला दांडिक है और जो साक्षी है उसका 7 वर्ष से कुछ भी पता नहीं लग रहा। आप मान लीजिए वो मर गया, ठीक है ना, सुविधा का पॉइंट ऑफ व्यू, सुविधा के दृष्टिकोण से आप ये स्वीकार कर लो। लेकिन जहां दायित्व से वारित करना है, जहां हमने कहा कि व्यक्ति से कुछ ले लेना है, हमने आपसे चर्चा की थी इस विषय पर कि दांडिक मामलों में आखिर युक्ति युक्त संदेहों के परे साबित करने की अपेक्षा क्यों है, और दीवानी मामलों में सिर्फ इतना साबित करने पर कि दिए गए साक्ष्य के आधार पर संभावना है कि अमुक तथ्य अस्तित्व में रहे होंगे, न्यायालय पक्षकार के पक्ष में निर्णय या पक्षकार के विरोध में निर्णय क्यों देता है? ठीक है ना, हमने आपसे चर्चा की थी इस विषय पर कि बियॉन्ड द ऑल रीजनेबल डाउट्स दांडिक मामले को साबित करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब हम एलएलबी इसमें प्रवेश लिए थे तो हमारे मन एवं मस्तिष्क को यह बात बड़ी मथती थी कि आखिर दीवानी मामलों में और दांडिक मामलों में जो साबित करने का स्तर है उसमें भिन्नता ये काहे है? भाई बच्चा बच्चा जानता है कि दांडिक मामलों में अभियुक्त के दोष को युक्त युक्त संदेहों के परे साबित करना पड़ेगा, तभी वो उसे सजा मिलेगी। और अगर युक्ति युक्त संदेहों के परे आप साबित करने में असफल रहे तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलेगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। जबकि दीवानी मामलों में ऐसा नहीं होगा। दीवानी मामलों में सिर्फ लगने लगा कि आपकी बात
सच लगती है, सच सच ही है आपकी बात, इसमें कोई संदेह नहीं बचा, और आपकी बात सच लगती है, इसके बीच के अंतर को समझने में, ठीक है, कोई भी समर्थ है। ठीक है, तो हमने आपसे कहा था कि दांडिक मामलों में चूंकि होता क्या है, हम व्यक्ति से कुछ लेंगे, उसकी स्वतंत्रता ये छीन लेंगे हम उससे, और जो स्वतंत्रता छीनेंगे तो ये हल्के में नहीं हो सकता। इसके लिए युक्त संदेहों के परे मामला साबित होना ही चाहिए। ये हम व्यक्तिगत जीवन उसमें भी देखते हैं। हम कहते हैं कि भैया है तो ऐसा ही कि चोरी इन्होंने ही की है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि देखा किसी ने नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में भी तो हम यही कहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं उसमें चोरी तो इन्होंने ही की है, लेकिन कहे ये इसलिए नहीं सकते क्योंकि देखा नहीं किसी ने। चोरी एक गंभीर स्टिग्मा है, चोरी एक गंभीर आरोप है, यूं नहीं लग सकता। ठीक है, आपको साबित करना ही होगा कि उसने की है। और जबकि किसी को कुछ इनाम देने की बात हो तो कहते अरे ठीक है, ज्यादा यही तो है कि नहीं किया होगा, अरे तो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, और आप दे देते हैं। तो जो वैयक्तिक जीवन की ये स्थिति है, यही तो कानून में है। युक्त संदेह के परे आप उसे सजा देने जा रहे हैं द्विविवाह के लिए, तो आप उपधारणाओं पर काम कैसे कर सकते हैं? न्यायालय ने कहा कि कुछ पॉजिटिव एविडेंस आना चाहिए था इस तथ्य का कि वो जीवित है। ठीक है ना भाई, आप ये कहते हो इस लेडी ने द्विविवाह किया, ठीक है, और क्यों? इसलिए क्योंकि इसने जिस डेट में पति को छोड़ा उससे 4 साल में शादी करनी, तो इन 4 सालों में मर नहीं सकता क्या? यह अभियोजन की जिम्मेदारी है कि अभियोजन इस तथ्यात्मक स्थिति को साबित करे, क्योंकि हमारी आईपीसी जो अब नहीं है, लेकिन उसमें जो 494 थी वो आज भी बीएनएस में है। तो जो द्विविवाह है इसके संबंध में जो स्थिति है वो तो यही है कि दूसरा विवाह, ठीक है, दूसरा विवाह अपने होने की तिथि पर इस कारण शून्य होना चाहिए कि प्रथम विवाह अस्तित्व में है। ठीक है, प्रथम विवाह अस्तित्व में मीनिंग देयर प्रथम विवाह का पति या पत्नी जीवित बना हुआ है, उसके जीवन काल में आपने दूसरा विवाह किया है। तो जब आपराधिक दायित्व की ये पूर्ववर्ती शर्त है, तो दांडिक मामले में आप ऐसा कैसे कर लेंगे कि किसी उपधारणा के आधार, क्योंकि उपधारणा सिर्फ सुविधा का नियम ये देती है, और ये सुविधा का नियम किसी प्रोसीजर को एडॉप्ट करने के लिए, किसी लाभ को किसी को देने के लिए उपयोग किया जाए, बात समझ में आती है। ठीक है, कंपनसेटरी ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट देना हो, हम मान लेंगे कि 7 साल हो गए किसी ने कुछ नहीं सुना, ठीक है, वो भी तब मानेंगे जब कोई कुछ न सुने। यानी ऐसे लोग रहे जिन्हें स्वभावतः सुनना चाहिए लेकिन न सुने, सम्यक जांच कर लें, कुछ नहीं हुआ। अब आप मान सकते हैं कि मर गया, कंपनसेटरी ग्राउंड पर नौकरी दे दीजिए। लेकिन चाहे
107 हो और चाहे 108 हो, ये है तो विधिक उपधारणाएं। अगर किन्हीं मामलों में तथ्यात्मक स्थितियों को साबित करने की आवश्यकता हो तो फिर इन उपधारणाओं के आधार पर कुछ भी साबित नहीं होता, विशेषकर दांडिक मामलों में। ठीक है, दांडिक मामलों में कुछ भी साबित नहीं होता। इसलिए 107 इस मामले में साबित नहीं होती। ठीक है, या यूं कहे 107 इस मामले में लागू नहीं होती और न्यायालय ने उस लेडी को दोष मुक्त ये किया, जबकि विचार न्यायालय ने दोषसिद्ध ये किया। ये हम आपको ये बता रहे हैं कि जहां पर तथ्य मृत्यु का या जीवन का साबित करना आवश्यक है, वहां पर उपधारणाएं आपकी मदद नहीं करेंगी। और यह बात सत्य मुख्यतः उन मामलों में है जहां दांडिक दायित्व का मसला हो। ठीक है, दांडिक दायित्व तो इसी आधार पर होगा कि जो दूसरा विवाह हुआ उसकी तारीख को प्रथम विवाह का पति या पत्नी जीवित था। आप जो हमारे यहां पिछले में 107 और वर्तमान में 110 है, ऐसे किसी सिद्धांत की इंग्लैंड में मौजूदगी के आधार पर प्रथम पति के जीवन को साबित नहीं मान सकते। इससे जो सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है वो सिद्धांत यह प्रतिपादित हो रहा है कि मामला अगर दांडिक अर्थात इस तथ्य को कि वो जीवित है या मर गया बियॉन्ड द ऑल रीजनेबल डाउट साबित करने की जरूरत है, तो आपको तथ्य जिस ढंग से सिद्ध होते हैं यानी दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य उसी से साबित करना होगा। हाँ, प्रश्न सुविधा का हो बात चल जाएगी। ठीक है, तो 107 ये कहती है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में यह साबित किया गया है कि पिछले 30 वर्ष के भीतर वह जीवित था, उसे न्यायालय जीवित मानेगा जब तक कि वह व्यक्ति जो यह प्रतिज्ञा करता है कि वह मर गया उसे साबित न करे, और जो यह प्रतिज्ञा करता है कि वह मर गया उसे यह साबित करना बहुत आसान है। इसीलिए बड़ी कमजोर प्रकृति की अवधारणा कही जाती है। वो 108 इसके मुताबिक चले और ना साबित कर दे स्थितियों का। और जहां जीवित रहने के तथ्य को इस्टेब्लिश करना दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी है, जैसे हमने उदाहरण दिया दांडिक मामले, वहां तो 107 आपकी मदद करेगा ही नहीं। भाई, जहां तथ्य इस्टेब्लिश करना है स्वतंत्र साक्ष्य से, क्यों मामला दांडिक है या अन्य किसी कारण से मामला उत्तराधिकार से संबंधित है, इसलिए जीवन को या मृत्यु को यह इस्टेब्लिश करना है। तो जहां भी इस्टेब्लिश करना जरूरी होगा तो न्यायालय उपधारणा को स्वीकार करने से इनकार यह भी कर सकता है। वो ये मान सकता है कि नहीं, आप स्वतंत्र साक्ष्य से ये एस्टेब्लिश करिए कि व्यक्ति जीवित है। और अगर मामला ऐसा न भी हो जिनमें स्वतंत्र साक्ष्य से एस्टेब्लिश करना जरूरी हो, तो भी 108 है जो बड़ी आसानी से मामले का विखंडन कर देती है। लेकिन 108 भी लागू हो, इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जो न्यायालय के सामने आए और न्यायालय विश्वास करे कि नो डाउट ये लोग वे लोग हैं जिन्होंने स्वभावतः उस व्यक्ति के बारे में कुछ जरूर सुना होता है, जो संबंधित व्यक्ति के जीवित रहने की दशा में कुछ सुनते तभी
न्यायालय उस व्यक्ति की मृत्यु को उपधारित करेगा, लेकिन सिर्फ उपधारित करेगा। और उपधारणा का मतलब ये कभी नहीं है कि तथ्य साबित के बराबर साबित मान लिया जाए। यह एक सुविधा का सवाल होता है, लेकिन मृत्यु की तिथि के संबंध में कोई उपधारणा ये नहीं की जाएगी। अगर किसी मामले में मृत्यु की तिथि ये इंपॉर्टेंट हो जाए तो फिर कोई उपधारणा नहीं होगी। कुल मिलाकर जो हम आपको बताना चाहते हैं वो केवल इतना कि न्यायालय के समक्ष 108 की उपधारणा आए, इसके लिए जरूरी क्या है? 108 की उपधारणा उत्पन्न हो, इसके लिए आवश्यक यह है कि कुछ लोगों का साक्ष्य न्यायालय के सामने आना चाहिए। इस मामले में जो अंतिम रूप से पोजीशन निकल कर आई थी, इसकी फैक्चुअल सिचुएशन हमें याद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी फैक्चुअल सिचुएशन याद ना होने के बाद भी जो अंतिम स्थिति निकल कर आई थी, वो अंतिम स्थिति ये थी कि चूंकि पति ही ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, जो पत्नी से इस प्रकार से संबंधित था कि उसने अगर वो जीवित होती तो उसके बारे में जरूर कुछ सुना होता, ठीक है ना, और या पत्नी के मायके वाले, ठीक है, कोई लोग तो होते हैं। और ऐसे एक भी आदमी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, ठीक है, जो पत्नी से इस प्रकार संबंधित होता कि उसके बारे में न्यायालय ये विश्वास करता कि ये व्यक्ति वाकई वो व्यक्ति है जिसने पत्नी के जीवित होने की दशा में आवश्यक रूप से कुछ सुना होता और इसने कुछ भी नहीं सुना। ऐसा एक भी आदमी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। और जब एक भी आदमी प्रस्तुत नहीं किया गया तो न्यायालय ने यह मानने से इनकार कर दिया कि पत्नी की मृत्यु हुई है। इसकी फैक्चुअल सिचुएशन हमें ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने सेकंड जो मैरिज थी इसको अकृत्रिम शून्य माना था, और इसी कारण से माना था कि पहले विवाह की पत्नी मरी थी ही नहीं, या अगर, ठीक है, मरने की उपधारणा आप करने की अपेक्षा भी हमसे कर रहे हो तो उसकी जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, क्योंकि हमारे यहां जो एविडेंस एक्ट में वर्तमान में धारा 111 है वो ऐसी ही धारा वहां थी इंग्लैंड में, तो ये धारा अपेक्षा करती है कि आप ऐसे लोग लाओ। तो अगर आप ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं कर रहे हो तो कोई उपधारणा इस ढंग की पैदा नहीं होगी, और मृत्यु के समय के संबंध में तो कोई उपधारणा हो ही नहीं सकती। अगर लिमिटेशन का कोई सवाल पैदा हो रहा, ठीक है, जैसे आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है, लिमिटेशन एक्ट में लिखा है कि वाद, सिविल वाद जो उनमें लिमिटेशन एक्ट लागू ही नहीं होगा। यानी सिविल वाद लाने की जो समय अवधि है वो एक बार बीतनी शुरू हुई तो बीतती ही रहेगी। बीच में कोई निर्योग्यता ये उत्पन्न हो गई तो निर्योग्यता उत्पन्न हो जाने के काल, ठीक है, उसका काल जितना रहेगा, ठीक है, उस काल के बीच वो रुकी रहेगी। वो निर्योग्यता जैसे खत्म हुई तो जितनी बीत चुकी है उतनी तो बीती गई, जितनी नहीं बीती उतनी आपको मिलेगी। यानी किसी वाद कारण के लिए 3 साल ये मुकदमा लाने की समयावधि है। 1 वर्ष समयावधि बीतनी शुरू हो गई, 1 वर्ष बीत गया, फिर वो व्यक्ति जिसे मुकदमा लाने का हक था वाद कारण पर, वो पागल हो गया, 2 साल तक पागलपन बना रहा, फिर वो ठीक हुआ, ये 20 साल तक पागलपन बना रहा। 20 साल बाद जो मुकदमा लाने के लिए उसे समयावधि मिलेगी वो कितनी? 2 साल, क्योंकि 1 साल तो पहले ही बीत चुकी। निर्योग्यता जितने समय चलेगी उतने समय पर समयावधि का बीतना ये रुका रहेगा।
ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये है, एक व्यक्ति है, उसे एक मुकदमा लाने का हक है, वो गायब हो गया। गायब होने के बाद 7 साल बीत गए। ठीक है, अब 7 साल बीत गए, उसके बाद मुकदमा लाने का प्रश्न पैदा हुआ। ठीक है, हम ये क्यों ना मान लें कि वो व्यक्ति, ठीक है, 7 साल जिस दिन पहले दिन शुरू हुए थे, 7 साल का जो पहला दिन था उसी दिन मर गया था। भाई हम ये क्यों ना मान लें? हम ये क्यों माने कि 7 साल का अंतिम दिन जिस दिन था उस दिन वो मरा, और 7 साल जिस दिन समाप्त हुए उससे 3 साल आगे उसके उत्तराधिकारियों को संबंधित वाद कारण पर मुकदमा लाने का हक है? हम ये क्यों माने? भाई ये कहा कि 7 साल अगर हो गए, ठीक है, व्यक्ति को गायब हुए, और उन लोगों ने, जिन लोगों ने स्वभावतः उसके बारे में सुना होता, उन्होंने कुछ नहीं सुना, तो वो मर गया, इसकी अवधारणा होगी। लेकिन वो विशेष तिथि को मरा, इसकी अवधारणा होगी, ये तो नहीं लिखा है। ठीक है, तो वे मामले जिनमें मृत्यु की तिथि या मृत्यु का तथ्य, इसका इस्टेब्लिश होना जरूरी है, उनमें हम किसी प्रकार की अवधारणा क्यों करें? भाई लिमिटेशन ये अधिकार देगा और लिमिटेशन अधिकार ले लेगा। ठीक है ना? 7 साल हो गए, आपने न्यायालय के समक्ष नो डाउट ये इस्टेब्लिश कर दिया, नो डाउट कि साहब एक व्यक्ति है, वो 7 साल से गायब है, इस्टेब्लिश कर दिया, मीनिंग देयर बाय आपने उन व्यक्तियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, जिन व्यक्तियों ने स्वभावतः उसके बारे में सुना होता, ठीक है, और उन्होंने, आपने यह भी साबित कर दिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है, आपने उन लोगों को प्रस्तुत किया है, और न सिर्फ प्रस्तुत किया बल्कि उनका साक्ष्य सारा कुछ एकदम ठीक कराया। आपने यह भी साबित किया कि सब ड्यू इंक्वायरी, ड्यू प्रोसेस, सारी चीजें की गई हैं और कुछ भी पता नहीं लग रहा, सब कुछ हो गया। ठीक, वो मर गया, हमने इतना भी मान लिया। अब आप कहते हैं कि हमें मुकदमा लाने का हक दे दिया जाए उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाते। उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाते आपको संबंधित वाद कारण पर मुकदमा लाने के 3 साल थे। ठीक है, और उस व्यक्ति की मृत्यु से ये 3 साल गिने जाएंगे। भाई उस व्यक्ति की मृत्यु से गिने जाएंगे ना, क्योंकि लिमिटेशन एक बार बीतनी शुरू हो गई तो लगातार बीतेगी। केवल निर्योग्यता के तथ्य उसका बीतना रोक सकते हैं। अब या तो आप ये कहिए कि जिन्हें मुकदमा लाने का हक था वे निर्योग्य हो गए थे, कहिए ही नहीं बल्कि साबित भी करिए। आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि वो मर गया, ये मान लो, मान लिया। सवाल है कब मरा? जिस दिन गायब हुआ था, यानी जो पहला साल है, 7वें साल का जो पहला साल है, उस पहले साल के पहले दिन मरा था या 7वें साल के अंतिम दिन मरा था? अगर 7वें साल के अंतिम दिन मरा था तो आपकी बात ठीक है, आपके पास 3 साल हैं मुकदमा लाने के लिए। और अगर 7 साल के पहले दिन मरा था तो फिर मामला गड़बड़ हो गया है। ठीक है, फिर तो निकल गया समय। और चाहिए तुम्हें तो तुम इस्टेब्लिश करो। भाई आप फायदा लेना चाहते हैं तो फिर मीठा मीठा कब कड़ुआ कड़ुआ थू, ये थोड़ी होगा।
आप ही स्टेब्लिश करो। हम ये क्यों ना माने कि वो 7 साल के पहले दिन मर गया था? ठीक है, नहीं। अब आप कहो कि 7 साल के भीतर वो मुकदमा ले आए, अगर ये उत्तराधिकारी तो भी नहीं मिलेगा, तो भी नहीं मिलेगा। क्यों? हमने कहा ये सिर्फ उपधारणाएं हैं, ये सिर्फ उपधारणाएं। जहां मृत्यु की तारीख या मृत्यु का ये जीवन का तथ्य ये इस्टेब्लिश करना जरूरी है, वहां ये उपधारणाएं आपकी कोई मदद नहीं करेंगी। ये उपधारणाएं सिर्फ उन मामलों में आपकी मदद कर सकती हैं। और आप कहें फिर हमारी मदद तो हो ही नहीं सकती, तो नहीं हो सकती। कानून भाई तुम्हारे ही पक्ष में थोड़ी है, दूसरे के पक्ष में भी है। उस बाध्यकारण पर मुकदमा न लाने से जिसे फायदा होता है उसे होगा। भाई मुकदमा लाते तो हो सकता है आप जीत जाते, जिसे नुकसान होता। अब तो कानून की पोजीशन है, वो किसी के फेवर में हो सकती है। तो यहां शिकायत आप अपने दुर्भाग्य से करिए, कानून तो थोड़ी करेंगे आप, क्योंकि कानून आप ही को सही क्यों माने? भाई आप सही हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरा उस अधिकार को प्राप्त किए हुए है, तो उससे हम कुछ छीने क्यों? भाई अगर आपको हम मुकदमा लाने दें तो मुकदमा आप किसी अधिकार के लिए लाओगे ना, ठीक है। और जब अधिकार के लिए लाओगे तो इसका मतलब किसी से वो अधिकार आपको दिलाया जाएगा, तो इसका मतलब उससे लिया जाएगा। तो किसी से लेंगे तो भैया हम तभी जब हर बात ही आप सिद्ध कर दो कि आप ही अधिकारी हो। और अगर आप ये नहीं सिद्ध कर पाए कि आप ही अधिकारी हो, तो भले ही तुम ही अधिकारी हो, लेकिन निजाम ये तो ऐसे ही चलना चाहिए कि जिसके पास अधिकार है वही अधिकारी रहना चाहिए, क्योंकि हम डिस्प्यूट रिजॉल्विंग सिस्टम ये बना रहे हैं। न्याय करने का कोई दावा ये हमारा नहीं है। या यूं कहें, न्याय सिर्फ इसी रूप में इसमें हो सकता है कि इस स्थिति में यही किया जाना चाहिए कि उससे अधिकार नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बात स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, तो उसके पास रहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बोले हम झूठे मुकदमे में फंस गए, हम गरीब आदमी हैं, तो हम एज ए वकील हमारी रोजी रोटी भी तो वकालत से ही चल रही। अब तुम गरीब आदमी हो, मुकदमे में फंस गए, नो डाउट वो मुकदमा झूठा भी है, ठीक है। तो आप अपनी गरीबी की शिकायत लेकर भगवान के पास जाइए। आप अपनी गरीबी हमें क्यों बता रहे हैं? ठीक है, क्योंकि आपकी गरीबी में या आपके ऊपर झूठा मुकदमा लिखने में ये बात बड़ी खराब लगेगी, बड़ी कड़वी है, बड़ी कठोर है, लेकिन ये बात कहने की दम वकीलों में ही होती है। इलाज डॉक्टर साहब भी नहीं करते, उसका उठा के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब को कोई गाली नहीं देगा, गाली वकीलों को मिलेगी। और चूंकि हम ही ये बात कह पाते हैं, करते सब यही है। बाकी सरकारी अस्पताल में जाओ, वहां इलाज कराओ, और यहां भी सरकारी वकील मिलते हैं, उनसे कराओ अपनी वकालत, ठीक है ना। तो सरकार की व्यवस्था ये तो सब जगह है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एज ए प्राइवेट वकील हम आपकी मदद करें, और आप नो डाउट झूठे मुकदमे में फंसे हैं, और नो डाउट आप गरीब भी हैं, तो आपके झूठे मुकदमे में फंसने में या आपकी गरीबी में मेरा रोल ये बताइए। मेरा तो कोई रोल नहीं, तो जब मेरा रोल नहीं तो हम, ठीक है, आपकी वकालत फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करें, और करें तो हम खाएं क्या, हमें ये बता दो। या तो दुकान वालों से कहो कि कपड़े के पैसे हमसे ना मांगे, गेहूं के पैसे हमसे ना मांगे,
ठीक है, बच्चों की फीस हमें ना देनी पड़े, ठीक है, और अदरवाइज आप अपनी गरीबी की शिकायत भगवान से करिए, हमसे क्यों। तो यही बात यहां है। नो डाउट आपका अधिकार है, लेकिन आप अपने दुर्भाग्य की शिकायत लेकर जाइए कि आप जिसके उत्तराधिकारी हो मरा भी नहीं और मर भी गया, ठीक है, वो आपको ऐसे झंझट में फंस गया कि आप अपने अधिकार के लिए मुकदमा नहीं कर सकते। इसका दंड दूसरे पक्षकार को क्यों दे दिया जाए? यह आपकी बात को असामयिक तौर पर सच क्यों माना जाए और उसे प्राप्त अधिकार आपको क्यों मिल जाए? आप मृत्यु की तारीख एस्टेब्लिश करिए, ठीक है। तो इन मामलों में जहां लिमिटेशन के सवाल हैं, ठीक है, ये जैसे उत्तराधिकार हमने उस दिन भी कहा, एक व्यक्ति है उसने वसीयत की, जिसके नाम की है, वो लापता हो गया। अब लापता है, ठीक है, लापता रहने के दौरान वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई। वसीयतकर्ता की मृत्यु के दिनांक पर यह लापता व्यक्ति जीवित था या मर गया, ये एस्टेब्लिश होना चाहिए। जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक संपत्ति का उत्तराधिकार वसीयत जिसके नाम है इसे मिले या इसके उत्तराधिकारियों को मिले या वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों को मिले, यह प्रश्न है। इसलिए ऐसे मामलों में जहां निश्चित तौर पर मृत्यु का तथ्य एस्टेब्लिश होना चाहिए या मृत्यु की तारीख एस्टेब्लिश होनी चाहिए, उन मामलों में ये उपधारणाएं आपकी कोई मदद नहीं करेंगी। और यही इन उपधारणाओं की कठिनाई है। आप सामान्य व्यक्ति से पूछोगी, वो आपको यह बता देगा कि 7 साल हो गए, कुछ पता नहीं लग रहा, मरा मान लिया जाएगा। नहीं माना जाएगा। मान लिया जाता तो विवाह विच्छेद के ग्राउंड के तौर पर इसे वर्णित करने की जरूरत कहां? भाई मान ही लिया गया, विवाह विच्छेद का ग्राउंड है ये। और विवाह विच्छेद का इसका मतलब यह हुआ, कानून सुविधा के नाते उसे मृत मान रहा है, लेकिन मृत होने के तथ्य की घोषणा नहीं कर रहा। चूंकि 7 वर्ष हो गए, वो वैवाहिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अब तक नहीं आया, इसलिए अगर जीवित भी हो तो इसका दंड दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए दोषिता के सिद्धांत, ठीक है, हमने कहा था कि विवाह इसके विघटन के 3 सिद्धांत हैं। एक दोषिता का सिद्धांत है, एक असमाधेय विवाह भंग का सिद्धांत है, और तीसरा सहमति सिद्धांत है। और तीनों सिद्धांतों के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट में या विवाह संबंधी विधियों में प्रावधान बनाए गए हैं। सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद 13B, विवाह के असमाधेय भंग के आधार पर विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित हुए 1 वर्ष हो चुका है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स की डिग्री पारित हुए 1 वर्ष हो चुका है। और अब तक, ठीक है, जो रिस्टोरेशन ऑफ कंजुअल राइट्स है वो सब कुछ हुआ नहीं है। तो डाइवोर्स ग्राउंड पैदा होगा काहे पर? विवाह के असमाधेय भंग के आधार पर। विवाह का ऐसा भंग हो गया है जिसका समाधान अब संभव नहीं रहा, ठीक है, या फिर दोषिता सिद्धांत के आधार पर। और 13 में जो 9 ग्राउंड दिए हैं वो काहे पर? दोषिता सिद्धांत पर। इवन पागलपन, रतिज रोग जो प्रकृति प्रदत्त हैं, उन्हें भी दोषिता सिद्धांत के आधार पर दिया गया वैवाहिक ग्राउंड ये माना है। गर्भ परावर्तन तो फिर हुआ ही, वो तो तुम ही करते हो, ठीक है ना। जो ये कि 7 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया,
और कुछ नहीं सुना, तो जब वो वैवाहिक कर्तव्यों के ठीक है निर्वहन के लिए आ ही नहीं रहा, तो एक सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि दूसरे पक्षकार को विवाह से मुक्त होने का ठीक है मौका, अवसर ये मिलना चाहिए, और मिलता है, लेकिन ये माना नहीं जाएगा। नो, तथ्य के तौर पर ये स्वीकार हो जाए नहीं। जे सीपीसी पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और उनका दिवाला निकल जाना, आदेश 22 है, वहां लिखा है पक्षकार की अगर मृत्यु हुई है, आदेश 22 नियम 1 या नियम 2 संभवतः होगा, तो विद इन 30 डेज उसके उत्तराधिकारी ये सबस्टिट्यूट होने चाहिए। अब ये एक ऐसी स्थिति है कि उसके उत्तराधिकारी तभी सबस्टिट्यूट होंगे जब मृत्यु का तथ्य स्टेब्लिश हो और मृत्यु का दिनांक, क्योंकि मृत्यु के दिनांक से 30 दिन, मृत्यु के दिनांक से 30 दिन के भीतर, तो दिनांक चाहिए, ठीक है। तो जहां पर डेट महत्वपूर्ण हो जाए, कोई कानूनी स्थिति हो जहां डेट महत्वपूर्ण हो, ठीक है, या तथ्य के तौर पर मृत्यु या जीवन को स्टेब्लिश किए जाने की जरूरत हो, तब ये अवधारणाएं आपकी सहायता नहीं करेंगी, क्योंकि तथ्य के तौर पर मृत्यु या जीवन ये अधिकार दायित्व के उत्पन्न होने की पूर्ववर्ती शर्त है, जैसा कि द्विविवाह के मामलों में अभियोजन किए जाने की दशा में होता है। और अवधारणा सिर्फ सुविधा का नियम है, ये कुछ नहीं है। और या फिर कहीं पर डेट ये इंपॉर्टेंट हो रही है, इसलिए क्योंकि डेट के आने से या तो अधिकार जाएगा या अधिकार आएगा, तब फिर आपको यही स्टेब्लिश करनी होगी। तो ये 107 और 108 जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या बताए गए, 108 और नहीं 110 और 111, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 112 और 112 और पीछे का वहां कौन था 109, वहां पीछे यानी दूसरे जो पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें तो 109 ही होगा ना, ठीक है। कहता है भागीदारों, भूस्वामी, ठीक है, भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता, 3 प्रकार के संबंध यहां दिए गए। ये सेक्शन 3 प्रकार के संबंधों से संबंधित है। वे व्यक्ति जो भागीदारों के तौर पर काम कर चुके हैं, जबकि यह दर्शित किया गया है कि अमुक व्यक्ति भागीदारों की तरह अवस्थित रह चुके हैं, भागीदारों की तरह अवस्थित रह चुके हैं, ये दर्शित किया गया, मीनिंग देयर बाय इस बात का सबूत आया कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने परस्पर व्यापार करने की, ठीक है, संविदा की थी। क्योंकि भागीदार कौन है, इस प्रश्न का जवाब भारतीय भागीदारी अधिनियम वो देगा। और भारतीय भागीदारी अधिनियम जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 4, सेक्शन 5 इनका जो कम्युलेटिव इफेक्ट आता है, वो कम्युलेटिव इफेक्ट क्या है कि भागीदारी ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने परस्पर ऐसे व्यापार के लाभों में परस्पर लाभ पाने का करार कर लिया है जिस व्यापार को वे सब मिलकर या उनमें से कुछ सबके लिए या उनमें से कोई एक सबके लिए चलाता है। भागीदार, ठीक है, भागीदारी इन व्यक्तियों के बीच का संबंध है। और ये व्यक्ति व्यष्टिता यानी इंडिविजुअली, भागीदार कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से, फर्म, और जिस नाम से ये व्यापार करते हैं वह फर्म नाम ये कहलाता है, ये निकाय। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायालय के समक्ष
इस संविदा का अस्तित्व तो दर्शित कर दिया गया, इस संविदा के अस्तित्व को साबित कर दिया गया। ये संविदा के ये पक्षकार है और इन लोगों ने यह संविदा अमुक व्यापार को चलाने के लिए की थी और उस अमुक व्यापार में ये सब लाभ प्राप्त करते थे। लाभ का कौन सा अनुपात, कौन सा प्रतिशत इन्हें मिलता था, इससे मतलब नहीं है। यानी लाभ में शेयर कम ज्यादा ये भी हो सकता है, लेकिन शेयर था। हानि में शेयर ये होना जरूरी नहीं है, आपको पता है सेक्शन 9 है, ठीक है। हानि में शेयर कतई जरूरी नहीं, लाभ में शेयर जरूरी है। इक्वल शेयर ये भी जरूरी नहीं है। व्यापार सब या तो चलाएं या सबके लिए चले, कुछ चलाएं या एक चलाए तो भी सबके लिए चलाए, तब भागीदारी, यानी इस संविदा का अस्तित्व तो दर्शित कर दिया गया। या फिर यह दर्शित किया गया है कि कोई व्यक्ति है जो मालिक यानी भूस्वामी और अभिधारी, यानी मालिक और किराएदार, अभिधारी टेनेंट अंग्रेजी कहलाती है और सामान्य शब्द उसके लिए किराएदार। कोई व्यक्ति हैं जिनके बीच यह संविदा अस्तित्व में रही है कि वे मालिक और अभिधारी के तौर पर काम कर चुके हैं। यह मालिक और अभिकर्ता, मालिक तो अभिधारी के साथ नहीं कहना चाहिए, अभिधारी के साथ भूस्वामी और मालिक शब्द अभिकर्ता के साथ ही आना चाहिए, लेकिन आदतन ऐसा मुंह से निकल जाता है। जबकि यह दर्शित किया गया कि कोई व्यक्ति है जो मालिक और अभिकर्ता के तौर पर काम कर चुके हैं, मीनिंग देयर बाय उनके बीच एजेंसी की संविदा अस्तित्व में है। और एजेंसी की संविदा 185 मेरे ख्याल है, ठीक है, मेरा ख्याल 185 ही है ना, एजेंसी की संविदा है 182, अब तो 182 होगा, उसमें संविदा, ठीक है, एजेंसी की संविदा दी। जो लोग परस्पर एजेंसी की संविदा करेंगे वो मालिक अभिकर्ता होंगे। इस संविदा का अस्तित्व तो साबित किया गया जो एजेंसी से संबंधित है। या किराएदारी, इसकी संविदा ये साबित कर दी गई, यानी भूस्वामी और अभिधारी इस रूप में, ठीक है, दर्शित किए गए। या पट्टे की संविदा ये साबित कर दी गई, तभी भूस्वामी अभिधारी होंगे। किराएदारी ये पट्टे की एक विशिष्ट प्रकार की संविदा है, आपको बताया गया है। जब ये इन संविधाओं में से किसी एक का अस्तित्व तो साबित किया गया, तो फिर अवधारणा वही है कि तथ्य जिस रूप में है उसी रूप में है, क्योंकि प्रकृति में नियम यही है कि प्रकृति में जो चीज जैसे अवस्थित है वो चीज वैसे ही रहेगी जब तक उस पर बल का प्रयोग न हो। तो अगर संविदा है भागीदारी की, तो हम ये क्यों ना माने कि भागीदारी की संविदा अभी तक चल रही है और आप सब भागीदार हैं। हम ये क्यों ना माने कि जो पट्टे किराएदारी की संविदा हुई थी वो आज भी कंटिन्यू है। आप अगर कहते हो कि डिसकंटिन्यूड हुई वो संविदा और आज की डेट पर हम लोग भागीदार नहीं हैं या किसी विशेष स्थिति पर हम लोग भागीदार नहीं रहे, तो आप ही साबित करोगे ये बात, कौन साबित करेगा? क्योंकि भागीदारी अपने आप तो खत्म होती नहीं। भागीदारी, ठीक है, चाहे वह इच्छाधीन हो, ठीक है, भागीदारी इच्छाधीन हो सकती है या विशिष्ट प्रयोजनों से विशिष्ट भागीदारी हो सकती है। सेक्शन 17 है मेरे ख्याल से, ठीक है, वो बताता है भागीदारी कितने प्रकार की हो सकती है और भागीदारी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उसके विघटन के तरीके हैं। जिस विशेष प्रयोजन के लिए वो भागीदारी निर्मित हुई थी वह समाप्त हो गया। कानून में परिवर्तन होने के कारण या किसी घटना के घटित होने के कारण भागीदारी जिस व्यापार के लिए की गई थी वो व्यापार अवैध हो गया, ठीक है ना। कोई दुराचरण किया है किसी ने, इस वजह से भागीदारी का आवश्यक न्यायालय के द्वारा विघटन प्राप्त किया गया, ठीक है ना। दो प्रकार के हैं, आवश्यक विघटन, न्यायालय द्वारा विघटन, और इच्छाधीन भागीदारी का विघटन, ऐसे करके है। तो भागीदारी विघटित होने के तरीके जब एक बार दर्शित किया गया कि अमुक व्यक्ति भागीदार रहे,
तो जिसने ये स्टेब्लिश किया हम उसकी बात क्यों ना माने, तुम्हारी क्यों मान लें? तुम कहते हो कि आज भागीदारी नहीं है, तो कब खत्म हुई तुम बताओ ना। ठीक है, तुम कहते हो आज पट्टे की संविदा नहीं है, एक ने साबित किया पट्टे की संविदा है, हम ये क्यों ना माने है? अगर तुम कहते हो विकसित हुई तो कब हुई बताओ, ठीक है ना। तो इसलिए अमुक संबंधों के बारे में या कुछ कहें कि कुछ संबंधों के बारे में पुराने एक्ट में 109 और नए में 112 कहता है। जब प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी और अभिदारी या मालिक और अभिकर्ता है, और यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे, यह दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि क्रमशः वे इन संबंधों में अवस्थित नहीं है या अवस्थित होने से परिविरत हो चुके हैं, उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसा प्रतिज्ञात करता है। आपको मालूम है कि अगर व्यक्ति भागीदार है परस्पर, तो वे एक दूसरे के अभिकर्ता भी हैं। और आपको यह भी जानकारी है कि अगर भागीदारी से आप बाहर भी निकल गए और भागीदारी से बाहर आने की लोक सूचना ये नहीं दी है आपने, ठीक है ना, या आप भागीदार नहीं भी हैं लेकिन खुद को भागीदार दर्शित होने दिया है आपने, तो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट सेक्शन 28 या सेक्शन 72, 73 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके मुताबिक आप भागीदार माने जाएंगे। और भागीदार परस्पर एक दूसरे के अभिकर्ता हैं। अगर किसी भागीदार ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई अपकृत्य किया है, कोई देनदारी या लेनदारी थर्ड पार्टी के प्रति है, तो थर्ड पार्टी के प्रति आप भी भागीदार माने जाएंगे और आप भी दायित्व के अधीन होंगे। अगर तृतीय पक्षकार ने यह दर्शित कर दिया कि आप किसी समय या तो भागीदार रहे और या, ठीक है, आपने भागीदार अपने को प्रचारित होने दिया, तो फिर आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जिस तारीख पर तृतीय पक्षकार के विरुद्ध लायबिलिटी उत्पन्न हुई, उस डेट पर आप भागीदार नहीं थे या भागीदारी से परिविरत हो चुके थे, ये आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अभिकर्ता इसके कुछ कर्तव्य है मालिक के प्रति, उनका उल्लंघन करेगा, अपकृत्य विधि में दायी होगा। अगर मालिक ने कंपनसेशन क्लेम कर दिया है और मालिक ने दर्शित कर दिया ये अभिकर्ता रहे मेरे, आप कहते हैं नहीं, उस अपकृत्य के अभिकथित अपकृत्य के दिनांक पर आप अभिकर्ता या तो थे नहीं या परिविरत हो चुके थे, then it will be the duty of yourself according to section 109 in old act and according to section 112 in new act। ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पक्षकार कुछ संबंधों में अवस्थित रह चुके हैं, ये दर्शित किया गया है। और जो पक्षकार कुछ संबंधों में अवस्थित रहे, ये दर्शित किया गया, तो डेफिनेटली वे आज भी उन्हीं संबंधों में अवस्थित है, ये क्यों ना माना जाए। और अगर आप चाहते हैं ना माना जाए, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ योरसेल्फ, यू मस्ट प्रूव। ठीक है ना, तो तथ्यों को साबित करने का भार किन व्यक्तियों पर होगा, किन विशेष परिस्थितियों में, इस संबंध में आपसे चर्चा हुई। 1-2 सेक्शन बचे हैं, कल बात करें।